मित्रों, मैं राजकुमार पांडे अपने चैनल लोकवार्ता से आज फिर उपस्थित हैं। पूरे विश्व में जिस प्रकार से तेल और गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, जो देश अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते थे, पैसा वाले कहते थे, वो बड़े बड़े सुरमा आज धराशायी हैं। उनकी हालत आज पतली है। महंगाई उनके यहाँ चरम पे है। गैस और तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। ईरान ने युद्ध के समय जिस तरह से जलडब्रू मध्य को चोक किया, उससे बड़े बड़े देशों की खोपड़ियां चकरा गई हैं, क्योंकि इसी मार्ग से विश्व का 35% तेल और 17% गैस की सप्लाई होती है। दुनिया का एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इन देशों के पास है। और इन सभी देशों में सुरक्षा देने के नाम पर अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बनाया हुआ है। अमेरिका की निगाह असल में इन देशों के तेल पे है। दरअसल इस पूरे युद्ध में 3 देशों की भूमिका है। तीनों का अपना अपना स्वार्थ है, अपनी समस्याएं हैं। इजराइल इस क्षेत्र में एक यहूदी राष्ट्र है। इजराइल इस क्षेत्र में 3 तरफ से मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा है और एक तरफ समुद्र है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। इजराइल इस युद्ध में भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही लड़ रहा है। अमेरिका की निगाह ईरान के तेल पे है, इसलिए इजराइल का साथ दे रहा है। और ईरान को परमाणु बम बनाकर इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, इसलिए वह लड़ रहा है। ईरान इजराइल को या उसके अस्तित्व को खत्म करने के पे आमादा है, और इजराइल ईरान के अस्तित्व को खत्म करने पे आमादा है। और बीच में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। महाबली अमेरिका सोच रहा था कि जिस तरह से रातों रात अंधेरे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से उठाकर ले आया, वैसा ही कुछ वह ईरान में भी कर देगा। लेकिन वेनेजुएला और अमेरिका का पिछवाड़ा था, नजदीक था, इसलिए वह ऐसा कर पाया। उसकी मंशा ईरान में देश के सर्वा धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी को उठा लाने की थी और ईरान के तेल पर कब्जा करने की थी। उसने सोचा था कि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा हो ही गया, ईरान के तेल पर भी कब्जा हो जाएगा, तो विश्व में मैं महंगा तेल बना करके और बेच करके और पैसा कमाऊंगा और दुनिया को घुटनों पला दूंगा। ये अमेरिका की कूटनीति थी, लेकिन ट्रंप का यह दांव उल्टा पड़ गया। ईरान पहले ही अमेरिका की यह मंशा भांप चुका था। ट्रंप के ने इलेक्शन के कैंपेन के समय राष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति पद से की शपथ लेने के बाद जिस प्रकार से उल जलूल बयान दिए थे, उससे ईरान पहले ही सजग हो गया था और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि उसने तैयारी तो 10 साल पहले से ही कर रहा था। उसने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी, बड़े बड़े बंकर बनाए, बहुत बड़े तादाद में मिसाइलों का निर्माण किया और उसका स्टोरेज किया, ड्रोन बनाए और अपनी सेना IRGC के कमांडरों को उनके क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया। अपने लीडरशिप को क्रमबद्ध किया कि अगर एक मारा जाता है तो दूसरा उसके स्थान पर स्वतः ही देश की कमान अपने हाथ में ले ले।
ऐसी तैयारियां ईरान ने पहले ही कर ली थी। वह जानता था कि हमारी पहुंच अमेरिका तक नहीं है, हमारी मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए उसने अपने आसपास के देशों में अमेरिका के जो सैन्य अड्डे थे उन पर आक्रमण किया और उनको तबाह कर दिया। मित्रों, ये सारा खेल तेल का है। अमेरिका को दुनिया के किसी भी देश से या वहां के रहने वालों से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही उसका किसी देश से कोई मित्रता है। वो बिजनेसमैन है, वो हमेशा बिजनेस की भाषा समझता है। हथियार बेचो, दो युद्ध देशों को लड़ाओ, हथियार बेचो, दो देशों को लड़ाओ, हथियार बेचो, उनके संसाधनों पर कब्जा करो, तेल पे, गैस पे, सोना पे, रेयर अर्थ मिनरल पे। अगर वो प्यार से मान जाए तो ठीक है, न वरना सैनिक रूप से, कूटनीतिक रूप से उस पर अधिकार करो। यह उसकी रणनीति है। वो इन चीजों को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, और इसीलिए वह इजराइल से सटा हुआ है इस युद्ध में। उसने सोचा था कि जिस बड़े आसानी से इसको भी मैं मात दे दूंगा, उसके बाद जो है तेल पर कब्जा करके और अमेरिका फर्स्ट करूंगा। उसका दांव उल्टा पड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वह इसलिए बनाया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से विनाश हुआ था और युद्ध की क्या विभीषिका होती है, इससे सभी देश परिचित हो गए थे। और आगे इस तरह का युद्ध न हो, उसे रोकने तथा मानव कल्याण के लिए यूएनओ और उसकी संस्थाओं का स्थापना किया गया था। लेकिन अमेरिका के आगे यूएनओ एक तरह से बेकार हो गया है। आज उसकी कोई सुनता ही नहीं, उसका अस्तित्व आज संकट में है। इसीलिए भारत बार बार कहता है कि इसको फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। इन देशों के युद्ध की वजह से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। सबसे बुरी स्थिति यूरोप के उन देशों की है जो नाटो में थे। महंगाई चरम पे है, तेल का रिजर्व नहीं है। जिस रूप पर इन देशों में प्रतिबंध लगाया, जिस तरह से रूस के ऊपर इन देशों ने प्रतिबंध लगाया, अमेरिका के कहने पर आज यही देश रूस के दोस्ती करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े तेल पे रूस का कब्जा है। इसके पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहने पर भारत ने रूस से तेल लेना शुरू किया था, क्योंकि नंबर 1 रूस का तेल सस्ता मिलता है, नंबर 2 भारत की रूस से अच्छी मित्रता है, और नंबर 3 भारत के पास बड़ी रिफाइनरी है। जो बाइडेन ने सोचा था कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर विश्व को सप्लाई करेगा, जिससे विश्व में महंगाई रोकने में मदद मिलेगी, और भारत ऐसा ही करता रहा। लेकिन समस्या तब आई जब ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत पर इल्जाम लगाया कि भारत रूस से तेल लेकर के रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, और भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। अब जब परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, इन लोगों के बीच में आपस में युद्ध छिड़ गया है, तेल का क्राइसिस हो गया है, तो अमेरिका ने भारत के ऊपर से 50% का टैरिफ हटा करके 18% कर दिया, और भारत को रूस से तेल लेने के लिए फिर प्रोत्साहित कर रहा है।
लेकिन भारत कभी भी रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। भारत किसी के अंदर थोड़ी ना बसा है कि कोई कहेगा तेल लो तो वो तेल लेगा, कोई कहेगा तेल ना लो तो वो नहीं लेगा। भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति अपनी स्वतंत्र है। वो किसी से भी तेल ले और ना ले, ये अमेरिका थोड़ी ना चलाएगा भारत को। आज भारत दुनिया का चौथा तेल सप्लायर देश है। भारत के पास 60 दिन का रिजर्व और 60 दिन के कच्चा तेल है, और भारत दूसरे देशों को तेल आयात कर उनके अर्थव्यवस्था को मेंटेन कर रहा है। और जबकि भारत ईरान का मित्र है, ईरान ने कभी भारत को जलडब्रू मध्य से तेल या गैस ले जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया। भारत की स्थिति दूसरे देशों से काफी बेहतर है, लेकिन देश के अंदर विपक्ष पहले दिन से ही जिस प्रकार बवाल काट रहा है, गलत बयानी करके, सोशल मीडिया का उपयोग करके देश के अंदर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही हैं। जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि तेल और गैस का देश के अंदर किसी भी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। मित्रों, जहां तक अमेरिका की बात है, तो अमेरिका ने अपने सहयोगियों को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो, जिसमें 25 देश शामिल थे, और उनको यह आश्वासन दिया कि उनके ऊपर जब भी संकट आएगा तो अमेरिका उनका साथ देगा, चाहे वो सैनिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो। इसलिए उन देशों ने अपने अंदर, देश के अंदर सेना पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आर्थिक रूप से भी वो ज्यादातर अमेरिका पर डिपेंड थे, और ट्रंप के आने के बाद परिस्थितियां चेंज हो गई। आज उनकी हालत बहुत पतली है, चाहे वो आर्थिक रूप हो चाहे सैनिक रूप में। वो किसी भी रूप में बड़े ताकतवर देशों से लड़ने की स्थिति में नहीं है। एक तरह से अमेरिका ने उनसे पल्ला झाड़ दिया है, उनको अकेले छोड़ दिया। यह अमेरिका की धोखेबाजी है। इसी आश्वासन की वजह से आज नाटो में सम्मिलित देश आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुके हैं, और अमेरिका भी तभी तक बाहुबली है जब तक कि दूसरे देशों की मिसाइलें उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती, या उसके अमेरिका के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। वो तभी तक बाहुबली है। और जिसकी पहुंच है उससे वो कभी पंगा नहीं लेता सैनिक रूप में, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे उत्तरी कोरिया, पंगा नहीं लेता। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि आज भी दुनिया में तेल और गैस ही ऊर्जा के मेन स्रोत हैं। दुनिया भले ही यह दावा करे कि ऊर्जा के विकल्प खोज लिए गए हैं, लेकिन वह सब अस्थायी है। भारत को भी अगर विकसित राष्ट्र बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो ऊर्जा के स्रोत देश में ही खोजने पड़ेंगे, चाहे वो तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स हो। देश के अंदर ही खोजनी पड़ेगी, उसको विकसित करना पड़ेगा। भारत विकास कर पाएगा आयातित ऊर्जा से? भारत का विकास संभव नहीं है। भारत की आवश्यकता दूसरे देशों से कहीं ज्यादा है। भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा देश है। जरूरत है इन संसाधनों को विकसित करने की, और भारत कर भी रहा है, इसमें प्रयास में लगा हुआ भी है।
कृष्णा गो कृष्णा कावेरी बेसिन में तेल की खोज की गई है, वहाँ से तेल निकल रहे हैं और वहाँ पे खोजने और निकालने की व्यवस्था की जा रही है। भारत ने इस पर 20,000 करोड़ रुपया निवेश का प्रस्ताव रखा है और कर रहा है। अंडमान निकोबार के पास समुद्र के अंदर 6,000 फीट की गहराई में समुद्र की तलहटी को छेद करके और वहां से तेल निकालने की तैयारी भारत कर चुका है, जिसे विश्व के बड़े बड़े देशों की पसीने छूट रहे हैं। भारत ने दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को हायर किया है जो इस काम में महारत हासिल है और एक डेडलाइन रखा है 80 दिनों का। 80 दिनों के अंदर उनको परिणाम दिखाना है। बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, सरकार इसमें एक्टिव है और परिणाम बहुत जल्द देश के सामने होगा। भारत का उद्देश्य आयातित ऊर्जा से बचने का है। भारत जो सपना देख रहा है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, वो सपना तभी पूरा हो पाएगा जब तक भारत के पास अपना स्वयं का ऊर्जा स्रोत नहीं होगा। इसमें भारत लगा हुआ है और वर्तमान सरकार इस समय पूरे तन मन धन से प्रयास कर रही है। इसके पहले की सरकारों ने सिर्फ खाना पूर्ति किया है, इसलिए हमें इस सरकार को बना के रखना है। इस समय आसाम में, बंगाल में, केरला में इलेक्शन है। देशवासियों को पूरा प्रयास करना चाहिए, वहाँ के निवासियों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ही सरकार उन राज्यों में भी आए और उनका देश का विकास हो। गुजरात और यूपी मॉडल है सबके सामने। महाराष्ट्र आज बेहतर स्थिति में है। आसाम में एकदम सरकार सख्त है। तो ये तभी संभव है जब हम आप मिल करके एक अच्छी सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, तभी देश समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। और बिना आयातित ऊर्जा के हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। आज का वीडियो बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए कि और अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आवें। जय हिंद, जय भारत।